जी सलाम वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीयर्स। इस वीक को देखा जाए तो मार्केट जो है हमारी इस टाइम पे तकरीबन 1.5% जो है वो बुलिश चल रही है। ऑल टाइम हाई जो है हमने टच भी कर लिया है। इस टाइम काफी हालात हमारे अच्छे भी हैं। गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026 भी काफी हद तक हमारा आउटलुक जो है पॉजिटिव लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से भी मैं आपको सबको बताता चलूँ, वी हैव टू बी लिटिल बिट पॉजिटिव हेयर। अभी भी मुझे लगता है कि आपको अपनी जो फैमिली मेंबर्स हैं या दोस्त हैं, आपको रिकमेंड करना चाहिए कि आने वाला साल जो 2026 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाइज भी अगर देखा जाए, स्टॉक मार्केट वाइज भी देखा जाए, जितनी भी अर्निंग्स कंपनीज की जिस तरीके से ग्रो कर रही हैं, 2026 का आउटलुक भी काफी अच्छा लग रहा है। और इस टाइम पे ये जो मंथ गुजरा है, इसमें भी पाकिस्तान में रिकॉर्डेड जो है अकाउंट ओपनिंग हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी आपने देखा है, इंटरेस्ट रेट जो है यूएसए ने, फेडरल रिजर्व बैंक ने कम किए हैं। US 30 जो डाउ 30 है, टॉप 30 कंपनीज जो होती हैं, US 100 एंड US 500 तकरीबन जो है ऑल टाइम हाई पे टच कर गई है। बल्कि US 30 तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करी है। और US 2000 जो सबसे स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो भी वहां पे अच्छा ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। रीजन क्या है कि इंटरेस्ट रेट कट करने से बिजनेस एक्सपैंड होता है, बेहतरी आती है। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो हालात चल रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि इनकी टोन जो थी वो थोड़ी सी मुझे नहीं लगी थी कि बहुत डोविश होनी चाहिए, इनके स्टॉक मार्केट फ्रेंडली टाइप नहीं थी, थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप थी। तो गोइंग फॉरवर्ड जो एम्प्लॉयमेंट का डाटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलें, ये तो हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट मैं करता चलूँ कि आप लोगों के सामने ये ट्रेन इन्वेस्टमेंट मास्टरी की जो मेरी ट्रेनिंग है, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। 15 दिसंबर इज द लास्ट डेट। अब थोड़ी सी सीट्स रह गई हैं, तो इफ एनीवन वांट्स टू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स तो आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो न्यूबीज हैं जो अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हमने जो बुल्स एंड बीयर्स का फॉर्मेट जिस तरीके से हम शेयर करते हैं, जिस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। टॉप डेवलपमेंट्स मैंने थोड़ी सी बता दी। फिर मार्केट रीकैप स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस जो है वो फराज के एंड से होते हैं। फिर उसके बाद अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स को मैं अपने एंड पे कवर करता हूँ। फिर हमारी जो इस वीक की टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक होती हैं, टेक्निकली एंड फंडामेंटली मैं और फराज दोनों अपने एंड पे कवर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी अगेन जो यूएस मार्केट में चल रहा है या गोल्ड सिल्वर वगैरह में चल रहा है, वो भी अगेन मैं और फराज कवर करते हैं। एंड लास्ट जो हमारा सेगमेंट होता है वो क्रिप्टो के ऊपर होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो में काफी ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट भी है, इसके ऊपर फंडामेंटल्स वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो सलमान एंड फराज आके जो है वो क्रिप्टो के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे होते हैं। जी, कमिंग टू फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट के बारे में भी रिकैप देता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अमार, बहुत बेहतरीन। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, हम हाइलाइट्स ले लेते हैं पिछले जो कुछ दिनों में हम लोगों ने आपको जो भी सजेस्ट किया था वो अभी कहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। ओके। कुछ अर्सा पहले हमने मुगल बताया था अक्टूबर के लास्ट वीक में कि इसको बाय करें, ये अपने फर्स्ट टारगेट 96 को जाके हिट कर जाएगा। इसने एग्जैक्टली उन्हीं टारगेट्स को हिट किया। फिर उसके बाद DH पार्टनर्स ये बताया था कि ये नीचे मिले 54 55 पे इसको अटैम्प्ट करें। इसका फर्स्ट टारगेट 64 का था जो हिट हो गया। अगेन ये भी बहुत अच्छी ट्रेड थी। इसी के साथ दूसरी कंपनी थी DLL, दाऊद लॉरेंस पुल। उसमें भी यही बताया था कि जब भी नीचे आएगा भाई इसको बाय करें 450 के करीब, और उसके जो टारगेट्स थे 630 के थे। एग्जैक्टली उन्हीं टारगेट्स को जाके इसने हिट किया है। PIA हम काफ़ी दफ़ा पहले बताते रहे हैं इसको। पहले इस जोन में जब था 15 से 16 के दरमियान तो बताया गया था कि 25 तक जाएगा। उसके बाद दोबारा रिट्रेस होकर नीचे आया, फिर सजेस्ट किया था कि इसको बाय करें 28 तक जाएगा। वहीं तक गया, उसके बाद फिर करेक्ट होकर नीचे आया। फिर दोबारा ये कहा गया कि भाई इसको अगेन बाय करें 28-29 पे, यह 40 प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली इन 2 हफ्तों में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ गया। इवन ये 48 भी को भी जाके इसने टेस्ट किया। मेपल लीफ सीमेंट यहाँ पे 106 के करीब बताया था और इसकी प्रोजेक्शंस दी थी D.126 के करीब। एग्जैक्टली उसी को जाके इसने हिट किया है। बहुत बेहतरीन ये भी ट्रेड रही। इसी तरीके से नैस्डैक लास्ट जो भी हमारा एपिसोड था उसमें कहा था कि ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक कर गया। अब ये बाय सिनेरियो में एंटर हो गया और इसके जो टारगेट्स थे वो 25,800 के करीब के बताए थे। और अभी जो फेड की अनाउंसमेंट आई है, इंटरेस्ट रेट कम हुए, उस पर हमारे इन टारगेट्स को जाके उसने एग्जैक्टली हिट किया। ओवरऑल बहुत अच्छा हफ्ता रहा। इन जो भी कॉल्स हमने आप लोगों से शेयर की हुई हैं, जिनके ट्रेड प्लान्स बताए हुए हैं, स्टॉप लॉस TP जिनका अभी तक हिट नहीं हुआ, वो सारी कॉल्स इंटैक्ट हैं। काइंडली उनको फॉलो करें, ठीक है, परेशान ना हुआ करें, स्टॉप लॉस TP रख के ट्रेड करें। इसी तरीके से ओवरऑल हमारी कम्युनिटी में हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे सिल्वर के ऊपर। 42 48 के ऊपर हमने बाइंग की थी। सो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास
हमारे कितने स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं जिसमें इन लोगों ने प्रॉफ फर्म्स को पास किया है। यहाँ पे देखें, ज़्यादातर लोगों ने सिल्वर पे पोजीशंस लॉन्ग की हुई थी, और अब हम सिल्वर से फ़िलहाल एग्ज़िट करके किसी और एसेट में गए हैं, और इंशाल्लाह उस पर भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो बेहतरीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, जहाँ पे इतने लोग इतने आसानी से प्रॉफ फर्म्स को पास कर रहे होते हैं सिर्फ एक कॉल के ऊपर, उसको राइट करते हैं, देन ये अकाउंट्स, ये देखें इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत इजीली आप अपने फंडेड अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं और फंडेड ट्रेडर बन सकते हैं सारी स्किल्स को सीखने और समझने के बाद। सो ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा हफ्ता रहा, कम्युनिटी में भी बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ नज़र आई हैं जी। जबरदस्त हो गया। चलें, अब हम चलते हैं ग्लोबल जो हमारे डेवलपमेंट चल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सो जस्ट लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि नैस्डैक के ऊपर जो मैंने आप लोगों को टॉप पिक्स दी हुई थी उसको देख लेते हैं। उसके कुछ रिजल्ट्स मेरी टीम ने अपने एंड पे कंपाइल भी किए हैं। सो जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स हमारे काफी हद तक अच्छे हैं। सो घबराएं नहीं, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपोजर थोड़ा सा ले सकते हो। इवन पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही थी कि एआई बबल चल रहा है, मार्केट नीचे गिर जाएगी, हालात बुरे हो जाएंगे। वहीं पे जो मैंने आप लोगों को लाइव आके जो सेशन किया था वहां पे जो रिजल्ट्स थे वो मैंने ऑलरेडी पहले भी दिखाए थे। ये इस दफा फिर मैंने अगेन मेरी टीम ने कंपाइल किए हैं। तो 1.21 तकरीबन आप देखें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 31 दिसंबर जो फर्स्ट टाइम मैंने जो वीडियो आपके लिए बनाई थी कि गेट रेडी फॉर द क्रिसमस रैली, खैर क्रिसमस रैली उस तरह से परफॉर्म नहीं की, लेकिन हमारे जो स्टॉक्स हैं वो देखें आप 6%, 6.5% ऑन एवरेज किए हैं। और जो हाईलाइटेड मैंने उस सेशन में भी किए थे 17 नवंबर को मैंने ये सेशन किया था, सर हमारे यूट्यूब पे ऊपर ये अवेलेबल भी है। ये सारे स्टॉक्स जो है तकरीबन 10% परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे 1% न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज करिए, कहाँ पे ये 10% कर रहे हैं। अगेन जो आपकी 14 नवंबर से भी यहाँ पे हमने कंपाइल किया है, 2.6% न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। और जो हाईलाइटेड जो हमने बताए थे वो तकरीबन 7.5 की हैं। यहाँ पे नैस्डैक ने बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई है, जो हमारे अपने इन्वेस्टर जीनी के अंदर आ रहे हैं, जो मॉडल आ रहा है उसने 7.5 किया है। हाईलाइटेड जो है वो तकरीबन 13% तक इसने परफॉर्म किया है। कहाँ पे अगेन नैस्डैक ने तकरीबन 3% किया है, यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिखा हुआ है। 3% ये नैस्डैक ने परफॉर्म किया और 13% हमारे हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं। इसके अलावा जो है अगर 31 अक्टूबर से देखा जाए तब नैस्डैक थोड़ी सी नीचे जा रही थी। नैस्डैक ने माइनस में 0 पॉइंट मतलब फ्लैट थी थोड़ी सी आप कह लें, और हाईलाइटेड जो हमारे हैं उसने तकरीबन 7% परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट्स पे आ जाते हैं। लास्ट वीक जो है डेवलपमेंट जो जितनी भी थी वो यहाँ पे आप लोगों को सामने नजर आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो दिस वीक की जो हमारी है डेवलपमेंट उस पर बात कर लेते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट, यूएस मार्केट क्लोज एट ऑल टाइम हाई। ये ऑलरेडी आप लोगों ने कल से देख लिया होगा कि ऑल टाइम हाई जो है वो चली गई मार्केट। इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आपकी पूरी दुनिया पे भी आता है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जो इन्होंने टोन बताई थी जो इंटरेस्ट रेट के बाद फेडरल रिजर्व बैंक की, मैंने और अपने स्टूडेंट्स को मैं गाइड भी कर रहा होता हूँ कि ये देखो कि सेंट्रल बैंक आगे वाले टाइम के ऊपर क्या बात कर रहा है। तो इन्होंने बहुत न्यूट्रल सा स्टांस दिया कि हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हम हमारे जिस पोजीशन पे आ चुके हैं ये इतना हमारे लिए काफी हद तक बेहतर है। अब हम डेटा को देखते हुए आगे डिसीजन लेंगे। तो इसका थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा अच्छा स्टांस नहीं था, यानी कि स्टॉक मार्केट फ्रेंडली टाइप स्टांस नहीं है, ये थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप है। तो आगे डिपेंडेंट अब डाटा एम्प्लॉयमेंट का कैसा आएगा, इन्फ्लेशन कैसा आएगा, उसी की बेस के ऊपर जो है आपकी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फोर व्हीलर ऑटो सेल्स जो है 52% ईयर ऑन ईयर जो है ये काफी जबरदस्त आप देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है, काफी ज्यादा गाड़ियों की सेल्स बढ़ती जा रही हैं। तो आपको भी थोड़ा सा ऑटो के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। पावर सेक्टर डेब्ट कट बाय ₹780 बिलियन इन 1 ईयर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है कि सर्कुलर डेब्ट के ऊपर काफी हद तक काम हो रहा है, काफी हद तक इसके अंदर हमारा जो कर्जा है वो भी कम हो रहा है। समरी मूव टू इंक्रीज ओएमसी एंड डीलर मार्जिन। ठीक है, तो ऑयल एंड जो आपकी ऑयल एंड मार्जिन कंपनीज हैं, यानी कि आपकी पीएस होगी, अटक पेट्रोलियम वगैरह होगी, उनके उनके लिए मार्जिन कोई गवर्नमेंट देती है, यानी कि थोड़ा सा रेगुलेशन टाइप चल रही होती है, तो उनको इंक्रीज करने के ऊपर एक समरी दी गई है। तो होपफुली इनके लिए काफी हद तक थोड़ा सा बेहतर होगा, इनके प्रॉफिट भी इसकी वजह से इंक्रीज होंगे। पाकिस्तान टू सेल एक्सेस गैस इंटरनेशनली फ्रॉम जनवरी 1। तो हमने ये देखा था जो एलएनजी के ऊपर हमने काफी हद तक डिटेल में डिस्कस किया, जो कतर से हम लेते थे वो अगेन इंटरनेशनली जो है अब उसको हम सेल करने जाएंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो है लॉसेज जो हमारे अपने एंड पे पाकिस्तान को चल रहे थे वो निस्बतन अब थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, 60% रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट फॉर 2030। तो ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 2030 तक जो है एक रिपोर्ट है वो हम चले जाएंगे। और आप देख भी रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो सोलर की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन।
ऑयल स्टडीज अहेड ऑफ पीस टॉक्स एंड यूएस रेट डिसीजन। तो ऑयल जो है उसका रेट आप लोगों ने नीचे आया, देखे नीचे आया, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर की सिचुएशन भी हुई थी, अगेन थोड़ा सा कुछ अर्सा पहले इंटेंसिफाई हो गई थी, ज्यादा मामला खराब हो गए थे, फिर यूएस ने थोड़ा सा इंटरफेयर किया, थोड़ी सी कोशिश की कि इसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। अब जैसे जैसे वो हर वीक थोड़ी सी इसमें निगोशिएशन होती है, उसकी बेस के ऊपर ऑयल कभी अच्छा हो जाता है, कभी जो है वो थोड़ा सा वीक परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सिम बैंक फाइनेंसिंग टू ब्रिंग $2 बिलियन माइनिंग इक्विपमेंट फॉर रैकोडिक। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन आप देख रहे हैं कि रैकोडिक के ऊपर भी काफी हद तक डेवलपमेंट चल भी रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे काफी हद तक कंपनीज को भी फायदा होने वाला है, पाकिस्तान को भी काफी हद तक इसका फायदा होगा। पाकिस्तान सेट फॉर अप टू 16 आईपीओज एज 3 ईयर रैली टॉप्स 300%। सो अगेन नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है आईपीओज भी, और ये होने चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अगर उन्होंने पैसे रेज करने हैं तो वो किसी तरीके से बैंक्स के पास जाने के बजाय स्टॉक मार्केट से पैसा रेज कर सकती हैं। ठीक है, नेपरा अप्रूव्स फ्लैट ₹22.23 इलेक्ट्रिसिटी रेट फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर यूजर्स। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट भी जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा काम करी थी कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के जो यूजर्स है उनको एक सस्ते रेट के ऊपर जो है बिजली दी जाए, और ये अगेन नेपरा ने इसको अप्रूव भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो आपकी सासगर की जो सेल्स हैं वो तकरीबन 90% आपकी ईयर ऑन ईयर बढ़ी है इन नवंबर 2025। अगर आप अक्टूबर से देखेंगे तो अक्टूबर से नवंबर एंड दिसंबर के जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा कम आते हैं। ठीक है, ये चीज ज़हन में रखिएगा। ऑटोज के अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि जनवरी या फरवरी के अंदर जाके गाड़ियों को खरीदा जाए। एक तो न्यू ईयर की रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक अलग बेनिफिट हो जाता है। फिर अगेन जो है नई गाड़ियां भी, मॉडल वगैरह भी तब भी लॉन्च तकरीबन हो रहे होते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट होता है जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा नवंबर दिसंबर में रुक जाते हैं, जनवरी फरवरी का थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, एनटीसी मेंटेन्स एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कैन्स। तो ये पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज जो पीएबीसी कंपनी है हमारी, उसके ऊपर ये थोड़ा सा एक अच्छा साइन है कि आपके जो इंपोर्टेड कैंस के ऊपर जो ड्यूटी है वो अगेन जो आपके टैरिफ की कमेटी है उन्होंने उसको मेंटेन रखा है ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा बेहतर फायदा ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओएमसी सेक्टर पोस्ट स्लाइट रेवेन्यू डिप। तो ये अगेन थोड़ा सा नेगेटिव साइन था, ये गलती से मेरे पास एंड पे टिक लग गया, बट दिस इज अगेन थोड़ा सा स्लाइट रेवेन्यू डिप होना, इट्स नॉट अ गुड साइन। बट अगेन गोइंग फॉरवर्ड जैसे मार्जिन इनके थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, सो प्रॉफिट जो है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। लिवन फार्मा कमीशन न्यू पैकिंग लाइन। तो ये अगेन एक आपकी हेल्थ केयर सेक्टर से एक कंपनी बिलोंग करती है, तो अगेन इन्होंने एक न्यू पैकिंग लाइन जो है वो खोली है। अगेन पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज टू बिल्ड $110 मिलियन प्लांट इन अफगानिस्तान। तो ये अगेन देख रहे थे कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो मसले चल रहे हैं, बॉर्डर की वजह से चल रहे हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अफगानिस्तान के अंदर ही एक प्लांट खोल लेते हैं, जिससे फिर ये सेंट्रल एशिया के अंदर जो ये एक्सपोर्ट कर रहे थे वो भी वहां पे उनको बेहतरी रहेगी। नेपरा एक्सटेंड्स कैपको टैरिफ। तो ये अगेन आप लोग देख रहे होंगे आज के एक दो दिन से कैपको जो है बड़ी तेजी से परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे यही है कि नेपरा ने जो है कैपको के जो टैरिफ है उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो थोड़ी सी बेहतरी जो है इसके एंड पे भी, कैपको के एंड पे भी रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसकी स्टॉक के अंदर थोड़ी सी आपको एक्टिविटी नजर आएगी। ताजिकिस्तान टू इंपोर्ट 100,000 टन बीट इन $50 मिलियन डील। तो ये अगेन आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है टॉमसीएल की भी काफी ज्यादा डील्स वगैरह भी हो रही हैं, मीट के एक्सपोर्ट भी चल रही है। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड साइन, जो कि आगे लग रहा है कि काफी हद तक हमारा बेहतर ही देगा। जी, बैक टू फराज भाई, और थोड़ा सा मार्केट का आउटलुक भी देते हैं। अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी अमार, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, 100 इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो अपने बुलिश इंडिकेशंस में डिस्कस किया था, हायर हाइज एंड हायर लोज इसका इंटैक्ट है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे एक्ट किया था एग्जैक्टली इन बॉटम्स पे, जिस टाइम मार्केट में पैनिक था, वहीं से सपोर्ट को टेस्ट किया और फिर बाउंस कर गया। ये बड़ी अच्छी इसकी सिग्निफिकेंस रही। दिसंबर हमने ये कहा था कि बुलिश मंथ होता है मोस्ट लाइकली, और अभी तक भी बुलिश ही चल रहा है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर यहाँ पे हाईलाइट किया था उसकी अपडेट देख लेते हैं कि क्लिंगर ऑसिलेटर के ऊपर वीकली का क्रॉसओवर होने वाला है। और लास्ट टाइम जब भी ये क्रॉसओवर हुआ
उसके बाद हमने देखा कि मार्केट नॉन स्टॉप 9 वीक्स 11 वीक्स और 13 वीक्स तक की रैली करती हुई आ रही थी। कंडीशन ये थी कि क्लिंगर वीकली के ऊपर भी क्रॉस ओवर करके बुलिश सिनेरियो में हो और डेली के ऊपर भी। राइट नाउ इसकी यही कंडीशन है कि डेली के ऊपर ये बुलिश था, वीकली के ऊपर ये क्रॉस ओवर कर गया है। अब होपफुली जिस तरीके से इस चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक रही है कि 9 हफ्ते की तेज़ी, 11 हफ्ते की तेज़ी एंड देन 13 वीक्स की तेज़ी, तो मोस्ट लाइकली ऑन अ लोअर साइड 7 to 9 वीक्स इसको नॉन स्टॉप परफॉर्म करना चाहिए इंडेक्स को। सो एक बहुत अच्छा एक हेल्दी साइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास बेयरिश इंडिकेशंस में वीकली RSI डाइवर्जेंस है जो इस टाइम आई थिंक सो ब्रेक हो जाएगी, आगे जाके सिंक हो जाएगी। सो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल पॉइंट्स मेरे पास बुल्स के ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, बेयर्स का एक ही पॉइंट है। सो इसका ये मतलब है कि मार्केट का अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे रहेगा। सो बाय ऑन डिप्स या अपने फेवरेट स्टॉक्स को अटेम्प्ट करें जब भी करेक्शंस आए मार्केट में, और जो भी आपको स्टॉक समझ आता है, जिसका बिजनेस आपको समझ आता है, अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं उसको बाय करें, या जो भी हमारे सजेस्टेड स्टॉक्स होते हैं, जो ट्रेड प्लान्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो ईजिली उनको फॉलो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस और ट्रेड प्लान्स, टेक प्रॉफिट्स। सो ओवरऑल अच्छा बुलिश सिनेरियो है और ये हमें मोस्ट लाइकली आगे परफॉर्म करती हुई मार्केट नज़र आए। जी अमान। अच्छा, एक नया टूल हमने सरमाया के ऊपर लॉन्च किया है, तो मैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड एडिशन जो कि सरमाया अपने एंड पे कर रहा होता है। आई थिंक ये अभी थोड़ा सा हम डेवलपमेंट भी साइड पे कर रहे हैं। सो ये नंबर ऑफ फंड्स आपको, ये दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स फेवरेट। और म्यूचुअल फंड्स फेवरेट में क्या होता है कि जो आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनका OGDC हो गया, PPL हो गया, सो किन किन म्यूचुअल फंड्स ने उसके अपने एंड पे होल्ड किया हुआ है, वो भी आपकी डिटेल नजर आ रही थी। नंबर ऑफ फंड्स, कितने नंबर ऑफ फंड्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, कितनी अमाउंट का उन्होंने होल्ड किया हुआ है, वो भी उन्होंने साथ अब अपने एंड पे रखा होता है। फिर अगेन अगेन आप इसके व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो एक बड़ा अच्छा आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि किस तरीके से ये अपने एंड पे शो कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर अगेन देखें आप, सितंबर से तकरीबन 94 फंड्स ने इसको होल्ड किया हुआ था, और जो अगले अक्टूबर 2025 में 88 ने तकरीबन होल्ड किया हुआ है। अभी भी आई थिंक नवंबर की कुछ फंड्स ने अभी तक रिलीज शायद नहीं किया हुआ। ये एक्चुअली में दिसंबर जो आपका होता है मिड वीक तक, जो अभी इस टाइम हमारा चल रहा है 10 से लेके 20-25 तक, जो फंड्स होते हैं वो अपने एंड पे वो रिलीज, अपने डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये अभी जितना भी रिलीज होते हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इस यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़ा अच्छा एक आपको ट्रेंड मिल रहा होता है कि किस तरीके से कंपनीज अपने एंड पे कितने कितने म्यूचुअल फंड्स ने इसको रखा हुआ है, कौन कौन से फंड्स ने रखा हुआ है। ये सारी डिटेल जो है आपको सरमाया के ऊपर नजर आ सकती है। इट्स अ वेरी गुड टूल, मुझे लगता है ये काफी जबरदस्त है। यहाँ पे अगेन आप देखो कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पे आप निशाद मिल्स को देख सकते हो। सो निशाद मिल्स के अंदर जो है एक और म्यूचुअल फंड है जिसने इसको ऐड किया है। अगर हम यहाँ पे भी इसको खोल के देख लें तो इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि पिछले पूरे एक साल के अंदर जो है कितने म्यूचुअल फंड ने इसको ऐड किया। यहाँ से अगर आप देखो मई 2025 से तकरीबन आप जून में आ जाएं, जुलाई में आ जाएं, तो मजीद जो है फंड्स आपके इसको होल्ड करते जा रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब यही चीज अगर हम यहाँ पे आके देख लेते हैं तो होपफुली जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ज्यादा अच्छी बेहतरी आ रही थी तभी ये परफॉर्म कर रहा था। और यही फायदा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 20 जून जुलाई से देखें कितनी तेजी से ये ऊपर भी जा रहा है। इस टाइम पे भी इसके 2-3 अपर कैप्स भी लग गए हैं। सो ये है फायदा कि फंडामेंटली आप म्यूचुअल फंड्स को बैकएंड से भी चेक कर सकते हैं कौन जो है वो काफी हद तक अच्छा जा रहा है। जी, बैक टू फराज। अमार, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस दफ़ा हम दीवान सीमेंट को देख रहे हैं, DCL। ये एक बहुत अच्छी कंटिन्यूशन पैटर्न की कंसोलिडेशन में है। ये इसने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी कुछ अर्सा पहले, जहाँ ये 7 रुपये से बढ़ के 16 रुपये हो गया था, और उसके बाद ये अब साइडवेज ही चलता हुआ आ रहा है। ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है काफ़ी टाइम से। जो इसकी रेंज बन रही है वो 12 से 16 के दरमियान है, और ये जो कंसोलिडेशन का टाइम है, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन इसको हम कंसिडर करते हैं टाइम साइकिल्स के ऊपर। सो ये काफ़ी हद तक एक्यूमुलेट हो चुका है। सो अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से जो बाउंस आएगा वो इसका मोस्ट लाइकली इस रेंज से बाहर निकल के इसको सस्टेन करे, ब्रेकआउट दे और ये रैली में कन्वर्ट हो जाए। सो जब भी ये नीचे आए या करंट लेवल्स के ऊपर यहाँ पे बाय अटेम्प्ट करें। इसका स्टॉप लॉस जो है वो 12.14 का रखा जा सकता है। राइट नाउ 13.35 है। 1 रुपये सवा रुपये का इसका स्टॉप लॉस बनता है। जो इमीडिएट टारगेट्स इसके नज़र आ रहे हैं वो 14.75 एंड देन उसके बाद ये 15.85 और 16.27 के टारगेट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एक कंसोलिडेशन में है, मोस्ट लाइकली इस रेंज में
को ब्रेक कर सकता है आने वाले टाइम पे. सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी एंड देन आई फॉर द टारगेट्स ऑफ 14.75 एंड देन 16.25. हमारे इसके फंडामेंटल्स हम पहले भी काफ़ी डिस्कस करते रहे हैं. पूरी आपकी सीमेंट सेक्टर में मेरे ख्याल में ये लैग कर रहा है और इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं जितने बाकी ऑब्वियसली अच्छी कंपनीज़ के हैं. सो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे ये कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकता है, अच्छे रिजल्ट्स शो करना शुरू कर दे? अच्छा, इसके फंडामेंटल्स में हम बात कर लेते हैं. मुझे वैसे कंपनी अच्छी नहीं लगती. दीवान ग्रुप जो है वो थोड़ा सा बाकी कंपनीज के निस्बत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स कोई खास नहीं बढ़ी है पिछले 1-1.5 साल से, 2 साल से कोई खास इसमें जंप नहीं नजर आ रहा. फिर अगेन आप नीचे आ जाओगे तो ये अभी तक जो है वो लॉसेस चल रहे हैं. मुझे था कि थोड़ा सा बैक एंड पे कोई ना कोई डेवलपमेंट्स वगैरह इसकी नजर आ जाए, कोई बेहतरी नजर आ जाए. तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हो रेवेन्यू जो है ये थोड़ा सा इसका अगेन थोड़ा सा कम है. फिर उसके बाद जो है अगेन लॉसेस लास्ट क्वार्टर के अंदर इसके अंदर काफी ज्यादा हद तक ज्यादा है. तो मैंने थोड़ा सा डीपली डाउन स्टडी किया कि क्यों लॉसेस इतने ज्यादा चल रहे हैं, ताकि कोई ना कोई ट्रिगर वगैरह आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं. तो ट्रिगर तो खैर मेरे पास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन एक दो चीज छोटी छोटी चीजें हैं तो शायद उसमें उसकी वजह से बेहतरी आ जाए. पहली चीज आपने ऑलरेडी देख लिया कि लॉस भी चल रहा है, ईयरली भी और क्वार्टरली भी लॉस चल रहा है. क्लिंकर और जो सीमेंट की इसकी प्रोडक्शन थी वो जाके मैंने इनकी रिपोर्ट्स में देखी तो 20% वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. ठीक है, जो इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यानी कि जो खर्चा इनका ज्यादा बढ़ा है वो ज्यादा इसलिए बढ़ा है क्योंकि इनका एनुअल प्लांट शटडाउन थी, जिसकी वजह से जो है ये काफी हद तक इनके थोड़े से जो खर्चे थे वो ज्यादा बढ़ गए थे और लॉसेस ज्यादा थे. ठीक है, अब इसका बेस ईयर इफेक्ट अगर उसके ऊपर आ जाता है कंपनी का तो फिर तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है. बट अगेन ये डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो बनेगा. दूसरा लास्ट जो है ये सोलर के ऊपर भी इन्होंने काम करे, जैसे कि ऑलरेडी सारी कंपनीज कर रही थी. तो इन्होंने 6 मेगावाट का जो है सोलर अपने एंड पे लगाया है. तो ये 3-4 डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से शायद हो सकता है जो बेस ईयर इफेक्ट वाली बात कर रहा हूँ वो बेहतर हो जाए. बट लेट्स सी क्या होगा. वैसे मुझे कंपनी थ्री फंडामेंटली पसंद है. अमार, इसके ऊपर एक और सवाल, अगर इस कंपनी को कोई और बड़ी कंपनी एक्वायर कर ले फिर ये कहाँ जाएगा? फिर तो जा सकता है ना ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात अभी आप देख रहे हैं एक्विजिशन की बेस के ऊपर होता है. जो आपकी वर्थ ऑफ द कंपनी होती है उसकी बेस के ऊपर जो है कंपनीज काफी हद तक ऊपर चली जाती हैं. तो यस, तब सूरत में अगर इस तरह की न्यूज आती है तो फिर तो काफी हद तक आप देख रहे हैं सीमेंट की कंपनीज जो है वो एक्वायर हो भी रही हैं आजकल. बड़ी बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को एक्वायर करें, दिस कैन बी अ गुड ट्रिगर. वो शॉर्ट टर्म आपको अच्छा इफेक्ट दे सकता है. मुझे लगता है ऐसी कोई खबर चल रही है इसमें और शायद हमें आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ सुनने को मिले. चलें नेक्स्ट बुक्स पे जाते हैं. नेक्स्ट पिक है हमारी सिमेट्री ग्रुप की और यहाँ पे इसके अगर चार्ट्स को हम देखें तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा है 16.35 से 12.69 तक और उसके बाद आके कंसोलिडेट होता रहा. एक अच्छी कंसोलिडेशन थी. कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि ये एक जो 13.65 की रेजिस्टेंस थी जो इससे पूरे महीने नवंबर में ब्रेक नहीं हुई थी, वो हमने देखा कि दिसंबर की 11th ऑफ दिसंबर को उसने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है विद गुड वॉल्यूम्स. जो मोमेंटम अच्छा नज़र आ रहा है. सो इमीडिएट टारगेट्स इसके 15.1 और 16.40 के बनते हैं. स्टॉप लॉस आपका बड़ा प्रोमिनेंट सामने नज़र आ रहा है, 12.50 का बनेगा. सो मोस्ट लाइकली इसमें एक स्पाइक है और ये इन टारगेट्स को जाके हिट कर सकता है. हमारे सिमेट्री ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है? फंडामेंटल्स कितना स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है ये, और कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं कि फर्दर ये 16.40 को भी ब्रेक कर दे और बड़ी रैली में कन्वर्ट कर दे अपने आप को? अच्छा, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा सा ट्रिगर अभी इस टाइम मौजूद है. वैसे कंपनी बहुत छोटी सी है और जब इसका 2 साल पहले जो आईपीओ 2024 में आईपीओ हुआ था उससे अब तक जो है काफी हद तक ये शेयर ऊपर जा चुका है. पहले साल काफी हद तक ट्रिगर थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बेस ईयर इफेक्ट आ जाता है कि जिसकी वजह से रेवेन्यू कोई खास पिछले साल के निस्बत 5% बढ़े हैं. मैंने इनके रेवेन्यूज टोटल नंबर भी देखा था, 770 मिलियन के इनके तकरीबन रेवेन्यूज है. नॉट अ वेरी बिग नंबर. और लेकिन अगेन कुछ ट्रिगर जो है इसमें बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आगे जो है इसमें डेवलपमेंट नजर आ सकती है. पहली बात ये यूएई और जीसीसी रीजन के अंदर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं. एक टेक कंपनी है, एआई के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं. एआई का आजकल आपको पता है कि बूम चल रहा है और लोग जो है आपस में डील्स वगैरह भी काफी हद तक कर रहे हैं. रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो है इन्होंने 3-4 कंपनीज के साथ मुआहदा किया, जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक इस्लामी है, फिर जैज है, और इनसे कमिटमेंट तकरीबन हो रही है 120 मिलियन रुपीस की. तो ये भी अगेन थोड़ा सा इसमें आपको बेहतरी नजर आएगी. इसके अलावा जून 2025 में इन्होंने अफेयर स्टूडियो के नाम से .ai के नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, जिसका जो ज्यादातर ये जनरेटिव एआई के ऊपर ज्यादा काम करते हैं और ये रीडिफाइन करता है कि ब्रांड्स किस तरीके से
क्रिएट और कनेक्ट करते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि एआई के अंदर काफी ज्यादा नए नए फीचर्स भी आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं। इसके अलावा 2-3 और इन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किए थे, जिसमें vidfy.ai है, influence.ai ये भी है आपके। और इससे आप 6-8 महीने पहले चले जाएं तो इन्होंने यूनिलीवर के साथ, अगेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के साथ, ओएनआईसी के साथ, जुबली के साथ, कोलगेट के साथ, इतनी ज्यादा कंपनीज के साथ छोटे छोटे मुआहदे किए थे, लेकिन ये छोटे थे। 100 मिलियन का तकरीबन इन्होंने उनसे रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके अलावा यूई के साथ, यूई में एलिफ नाम की एक कंपनी है जो कि स्पॉटिफाई, जो यूई के अंदर जो रीजन है उसको डील करते हैं, तो अगेन उसके साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप किया। तो ये छोटी छोटी पार्टनरशिप जो है यही इसके अंदर थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करिए, उससे एक आइडिया आपको मिल सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस हो सकती है। जी, बैक टू फराज। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। हमारे इसके बाद नेक्स्ट पिक जो है वो है तारिक ग्लास, और अ, इसने अपना डिसेंडिंग पैरेलल चैनल जो है वो ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे ये अच्छे लेवल को 210 212 को सस्टेन कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस इजीली जो बनता है वो 190 का है। इस पे जो टारगेट्स हम आए कर सकते हैं वो 230 और 250 के कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी रैली थी जो इसने दिखाई हमें पिछले 2024 और 25 में, 2 साल में, और 2 साल में इसने तकरीबन 85 से बढ़ता हुआ ये 290 तक चला गया, और उसके बाद अब जो ये ड्रॉप हुआ है 290 से, वो 50% की रिट्रेसमेंट थी 188 190, और एग्जैक्टली वो वहीं से बाउंस हो रहा है। एक अच्छी सपोर्ट लेके बाउंस करके ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया इसने। सो मोस्ट लाइकली ये यहाँ से अब जो है वो एटलीस्ट इतना ज़रूर बढ़ सकता है कि अपने ये जो इसने हाइज बनाए हैं उसके लोअर हाई यानी कि 250 या 270 तक भी ये चला जाए। सो यहाँ से जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स वो 230 के हैं, और उसके बाद हम 250 इसको आई कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में जाता हुआ करेक्ट होके ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है। हमारी ये तारिक क्लास मुझे यकीन है कि ये आपके टॉप 25 में या आपके इन्वेस्टर जीनी मॉडल में ज़रूर रही होगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती रही है। फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं इसके। सो अभी आपको लग रहा है कि ये जो ड्रॉप हुआ था 290 से 190 तक का, और उसके बाद अब जो बाउंस करना शुरू हुआ है, ये सस्टेनेबल होगा आगे जाके? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे ख्याल से इसमें ट्रिगर ऐसे हैं, और ये जो नॉलेज अभी आप लोगों को मैं देने वाला हूं, जो कि एक दो चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, ये भी बहुत अच्छे आपको आगे जाके टीजीएल में बेनिफिट मिलेगी। एक तो पहली बात, मुझे टीजीएल एक ऐसी कंपनी लगती है जो जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो ग्लास इंडस्ट्री इन पाकिस्तान है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो टीजीएल के पास है। बल्कि आप कह लें कि पायनियर ऑफ पाकिस्तान इन ग्लास इंडस्ट्री यही है। ये सिर्फ पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं काम करते, ये इंटरनेशनली भी इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इवन यूरोप के अंदर, हर जगह इनका प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है। अगर 2000 इनके नंबर्स को देखा जाए, आप देखो यहाँ पे कितने जबरदस्त ये रेवेन्यू हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट भी साथ साथ इनका बढ़ता जा रहा है। 2024 से देखें 30 से तकरीबन 34 मिलियन तक बिलियन तक इनकी सेल्स यहाँ पे बढ़ गई भी है। इसके अलावा जो है, अगर आप नीचे आ जाएं तो तकरीबन 25 से इनका जो ईपीएस है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि नहीं बढ़ी, लेकिन एक्चुअली में ये बड़ी है। ये भी आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या वजह थी कि ये ईपीएस यहाँ पे आपको कम नजर आ रही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये मुझे लगता है कि ये 2026 में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करने वाला है। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पे देखें बहुत हद तक कम है, तो कर्जा ये जिस तरह पैसे बना रहे थे, साथ साथ अपने कर्जे वगैरह भी ये काफी हद तक कम कर रहे थे। काफी हद तक आपको यहाँ पे बेहतरी भी नजर आ रही है। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग भी इसमें पूरे साल के अंदर काफी जो इनसाइडर बायर्स हैं वो भी एक्टिव थे। ठीक है, अच्छा इसके फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या वजह थी कि ये बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम करें। एक तो पहली बात आप देखो 50% मार्केट शेयर इनका फ्लोट ग्लास के अंदर है, टेबल वेयर के अंदर इनका 65% की प्रेजेंस मौजूद है। इसके अलावा इनका इस साल वन ऑफ नॉन कैश बार्गेन हुआ था, परचेज बार्गेन था। ये आपका 915 मिलियन का इन्होंने बीजीएल को अगेन उसको खरीदा था। अब वहां के जो लॉसेस वगैरह थे वो भी इधर इनके यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से
इनकी अर्निंग्स जो थी वो खर्चा भी हुआ, तो अर्निंग्स जो है वो आपकी काफी हद तक डिक्लाइन हुई थी, ठीक है। अब बीजीएल के अंदर कुछ लोन्स वगैरह भी चले, ये बलोचिस्तान ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोन्स जो है उन्होंने एमएमएम होल्डिंग को देने थे। एमएमएम होल्डिंग जो है वो 50% मार्केट शेयर रखती है, 50% उसकी होल्डिंग है इन टीजीएल, ठीक है। और बीजीएल को भी ये थोड़ा सा एक्वायर कर उनके पास थे, तो डेप्ट देना था, यानी कि बलोचिस्तान ग्लास ने लोन देना था एमएमएम होल्डिंग को, जिसको उन्होंने अब इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एमएमएम होल्डिंग जो है बीजीएल को भी होल्ड करती है और टीजीएल को भी होल्ड करती है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी डेवलपमेंट्स यहाँ पे भी थी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 3 मेगावाट जो है सोलर प्लांट भी मजीद ऐड कर दिया। 5 प्लांट्स इनके ऑलरेडी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी 1390 टन पर डे है, जिसमें 15,000 से ज्यादा ये प्रोडक्ट्स अपने देते हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने इनके पिछले 5-6 साल को जाके देखा है, जो दिसंबर का रिजल्ट होता है, यानी कि पिछला जो आपका सितंबर का जो रिजल्ट आ रहा है और इससे जो नेक्स्ट जो आपका दिसंबर का रिजल्ट आता है, वो हमेशा ऊपर आता है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मुझे लगता है कि टीजीएल इसकी वजह से जो है इसमें काफी हद तक बेहतरी आ सकती है। वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए जी। सही है। नेक्स्ट पिक जो है वो AICL की है, आदम जी इंश्योरेंस। इसकी हम पहले भी कॉल्स देते रहे और हमेशा इसके टारगेट सेट हुए। राइट नाउ टेक्निकली ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है 80 के ऊपर, और लग ऐसे रहा है कि ये जो इसका सिंगल टॉप बना हुआ था, कभी सिंगल नहीं होता, यहाँ से बाउंस होकर एटलीस्ट लोअर हाई ज़रूर बनाएगा 89, 90, 91 के करीब। सो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है 80 के करीब। इसका SL जो है 70 बनता है, एंड देन आई फॉर 90 जो इसका ऑल टाइम हाई है। अमार AICL जो है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करता रहा, हमने इसको पहले भी हाईलाइट किया था। राइट नाउ ये 90 से करेक्ट होके 70 तक आया और फिर अभी 80 पे ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड इसकी जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर होती जाएंगी इंश्योरेंस कंपनीज़ की, और स्पेशली इसकी, और क्या ये हम आगे फर्दर इसको देख सकते हैं अच्छी अच्छी ग्रोथ इसमें? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसके नंबर्स के ऊपर चली जाएं तो ऑलरेडी मुझे इंश्योरेंस कंपनीज तो मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर ऑफ दिस ईयर था 2025। मैंने बहुत पहले भी हाईलाइट किया था कि इंश्योरेंस कंपनीज एंड सिक्योरिटीज, ये दो आपकी जो होंगी इन्वेस्टमेंट बैंक्स वाला, वो सारी जो है बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगी। अगर इसके नंबर्स पे आ जाएं तो यहाँ पे देख लें आप, प्रीमियम जो है वो तकरीबन आपका 57 से बढ़ के 62 तक तकरीबन आ चुका है, विच इज अगेन वेरी गुड। इन्वेस्टेबल इनकम भी इनकी बढ़ रही है, और इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाओ तो अर्निंग्स जो है अगर आप देखें, नेट इनकम जो है इनकी 4.9 से तकरीबन 5.3 बिलियन पे आ चुकी है। तो अगेन ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस होती है, इनको प्रीमियम्स मिल रहे होते हैं। जब जैसे जैसे प्रीमियम आपके स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करती है, तो ये वही पैसा उठा के आपके टी बिल्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और जब आपको पता है कि स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो इस इनके एंड पे भी जो है वो अर्निंग्स काफी हद तक बेहतर आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है इनका एक विंडो तकाफुल फंड जो है उसमें तकरीबन देखा जाए तो 52% उनकी मोटर के अंदर जो इंश्योरेंस है वो उसमें इजाफा हुआ है। 31% जो इजाफा हुआ है वो फायर एंड प्रॉपर्टी लाइंस के अंदर हुआ है। इसके अलावा जो है इनका पिछले साल के अंदर जो यूई वाला सेगमेंट है, यानी कि दुबई वाला जो सेगमेंट आपका चला था, उसमें काफी हद तक लॉसेस थे ड्यू टू द फ्लड्स। वो आप लोगों को पता है कि 1-2 साल पहले यहाँ पे फ्लड्स आए थे, तो वो काफी हद तक जो है उसमें लॉसेस इनको नजर आए। अब जो है वो उन्होंने एक्सपैंड किया अपना बिजनेस मोटर से मैरीन की तरफ, हेल्थ की तरफ, ताकि जो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करें। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे अगेन बहुत अच्छी कंपनी लगती है, और मुझे लग रहा है 2026 भी इसके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है जी। बैक टू फरहान। अच्छा, नेक्स्ट पिक है हमारी नेशनल रिफाइनरी की। ये थोड़ी कंडीशनल है, कंडीशनल बाइंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, फॉरेन करंट प्राइस पे नहीं करेंगे। टेक्निकली इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, और इसकी जो नेक लाइन की रेजिस्टेंस है वो ऑल, इसका जो हाई अभी यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है 455 का तकरीबन। सो जब ये ब्रेक हो फिर बाय करें इसको। इस पर नज़र रखें, अपनी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये बेसिकली कंसिडर किया जाता है आपका कंटिन्यूशन पैटर्न में। बहुत बड़ी रैली थी 215 से 400 450 तक की, रिट्रेस होने के बाद साइडवेज होके कंसोलिडेट हो रहा है। जब भी ये ब्रेकआउट दे यहाँ पे 455 457 का, फिर एंट्री लेनी चाहिए, इसको नज़र में रखना चाहिए। और जब ब्रेक हो 455 57 तो फिर इसका स्टॉप लॉस आपका 420 का हो जाएगा। और जो इसकी प्रोजेक्शंस यहाँ पे बनती हैं ब्रेकआउट होने के बाद, वो 570 के करीब की बनती है। सो ये हमेशा आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, और जब भी ये ब्रेक करे तो मेरे ख्याल में इसमें अटेम्प्ट ज़रूर करनी चाहिए। हमारा नेशनल रिफाइनरी एज़ कम्पेयर टू अटक रिफाइनरी इतनी बेहतरीन तो नहीं है जितना मैंने आपको सुना है हमेशा से। सो अभी आपको क्या लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगी नेशनल रिफाइनरी आगे जाके?
अच्छा, बिल्कुल आप सही की बात कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये काफ़ी हद तक इसमें नेशनल रिफाइनरी के लॉसेज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा तक जा रहे होते हैं। रिफाइनरी सेगमेंट पूरा ऐसा है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और मैंने एक तरीके कार आपको बताया हुआ है कि ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन आपको रिफाइनरी में देखने होते हैं। जितना ये ज़्यादा, जिस कंपनी के ज़्यादा बेहतर जा रहे होते हैं, रिफाइनरी मार्जिन में बेहतरी आ रही होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करता है। वैसे नंबर वाइज अगर आप देखें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनकी, ये मैंने क्वार्टरली खोला हुआ है, तो क्वार्टर इनकी सेल्स काफी हद तक ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं, विच इज अ गुड साइन के ये सेल्स तो इंक्रीज कर रहे हैं। बट अभी भी अगर आप मार्जिन के ऊपर देखेंगे तो ये अभी 2 साल के बाद जाके इनका ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात तो है कि अगर आपका प्रॉफिट कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप लॉसेस में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी अगेन ये देखें इनका लॉसेस जो है वो काफी हद तक ज्यादा है। क्वार्टरली अगर आप यहाँ पे आते हैं तो लास्ट जो इनका क्वार्टर का रिजल्ट आया वो यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉफिट वाली साइड पे आ रहे हैं। अनकॉन्सोलिडेटेड अब प्रॉफिट में इनका आ चुका हुआ था, कंसोलिडेटेड अभी भी जो है इनका प्रॉफिट में नहीं आया। इसके अलावा जो है इनके ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा जो है ये काफी हद तक अपनी थोड़ी सी लॉसेस को कम करने की तरफ थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अब ये लॉसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ एक दो क्वार्टर पहले काफी जीआरएम जो है था वो काफी हद तक आपका कम था। इन्वेंट्री लॉसेस आपके बहुत ज्यादा थे, क्योंकि रिफाइनरी जो है काफी हद तक इन्वेंट्री के ऊपर काम करती है। अगर थोड़ी सी इन्वेंट्री ज्यादा जमा हो गई, रेट कम हो गया, तो लॉसेस इनको आ जाते हैं। हाई यूटिलिटी कॉस्ट थी, हायर कन्वर्जन कॉस्ट, एक्सचेंज लॉसेस वगैरह सारे थे। अब ये जो है अपने एंड पे हर कंपनी जो है काम करना चाह रही होती है कि थोड़ी सी बेहतरी लाई जाए। तो इन्होंने बेहतरी लाने के लिए क्या किया कि इन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है वो पहले 75% ये लोग हैवी क्रूड कंजप्शन के ऊपर थे, तो अब इन्होंने शिफ्ट किया 75% टुवर्ड्स लोअर लाइट क्रूड ऑयल, लाइट क्रूड कंजप्शन के ऊपर। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट ये कर रही है कि जो एचएसडी जो आपका प्रोडक्शन है वो फिजिकल ईयर 2026 में ये ज्यादा बेहतर होगी। इसके अलावा ये ल्यूब बेस ऑयल जो है इसकी प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे हैं। और जब ये काम करते हैं तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 100% फर्नेस ऑयल जिसकी वजह से इनको लॉस हो रहा है, जो एक्सपोर्ट ये कर रहे होते हैं उससे लॉस जो इनको जनरेट हो रहा है, वो निस्बतन जो है ये कन्वर्ट करना चाहेंगे ल्यूब ऑयल की तरफ, जिससे थोड़ी से जो इनके लॉसेस हैं वो काफी हद तक कम होंगे। तो ये 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से शायद इसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ जाए। बट अगेन फंडामेंटली देखा जाए तो खैर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। बट लेट्स सी कि आगे रिजल्ट इसके कैसे रहते हैं। जी, बैक टू सही, हमारा अब ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करें। डॉलर इंडेक्स टेक्निकली इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से, जब से ये बुल्स एंड बेयर शुरू हुआ, यहाँ पे हम बुलिश थे डॉलर इंडेक्स के ऊपर, एग्जैक्ट हमने टॉप पकड़ा। उसके बाद हम ये बेयरिश रहे और हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की कॉल देते रहे, और फिर यहाँ पे जब डाइवर्जेंस आई उसके बाद हम दोबारा से इसमें बाइंग पर आ गए थे। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये फर्दर रैली करेगा। लेकिन हमारा जो एसएल था इस हायर लो के ऊपर डॉलर इंडेक्स पे वो हिट हुआ तकरीबन, और उसके बाद अब ये दोबारा आपकी कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करना शुरू हो गया। सो राइट नाउ नो मैंस लैंड, ना ये ऊपर रेजिस्टेंस को अभी इतनी अनकरीब जल्दी ब्रेक कर देगा, ना ये सपोर्ट को जल्दी ब्रेक करेगा। ये मेरे ख़्याल में ईयर एंड है और ये यहीं कहीं पे ट्रेड होता रहेगा। फिर जनवरी में कुछ शायद इसकी कोई डायरेक्शंस नज़र आएँ, क्योंकि लास्ट 10 डेज़ दिसंबर के इतने मार्केट जो हैं वो एक्टिव नहीं रहती। सो मेरे ख़्याल में इसमें फ़िलहाल कोई इधर इस जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये जब हमारा एस एल हिट हुआ हमने देखा कि डॉलर वीक होना शुरू हुआ, तो गोल्ड भी परफॉर्म करना शुरू हो गया, नैस्डैक भी परफॉर्म करना शुरू हो गया, क्रिप्टो भी परफॉर्म करना शुरू हो गया। सो डॉलर के वीक होने से रिस्क ऑन एसेट्स जितने थे वो सारे परफॉर्म करना शुरू हो गए। राइट नाउ डॉलर इंडेक्स पर भी फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है टेक्निकल्स के ऊपर। सो देखते हैं, बाकी फंडामेंटल्स हमारे से डिस्कस करते हैं। अभी शुरू में तो काफ़ी डिटेल्स हमने इसके ऊपर बात की थी, एक दफ़ा ब्रीफली फिर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा डॉलर इंडेक्स स्टिल, अब आपको क्या लग रहा है, जो डॉट प्लान था फेड की तरफ से जो आए उसके बाद? अच्छा, सो अभी अगर यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसीज के ऊपर बात की जाए तो मैं अभी भी डोविश हूँ डॉलर के ऊपर। मैंने 2 हफ्ते से ऑलरेडी कहा हुआ था कि मुझे लग रहा है कि जो आपकी पॉलिसी आने वाली है वो काफी हद तक डॉलर के लिए कुड बी नेगेटिव, बिकॉज 2 चीजें होती हैं। इंटरेस्ट रेट कट जो है वो भी आपकी करेंसी को थोड़ा सा बेरेज करती है। फिर आपकी जो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस होती है उसमें भी अभी उन्होंने यही कहा कि हम न्यूट्रल स्टांस के ऊपर है। तो वो आप कह लें कि न्यूट्रल चीज तो हो गई, लेकिन एक और चीज जो है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग या ईजिंग। तो इन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो होती है, ये अगेन पॉलिसी काफी डिटेल में जाने वाली बात है, बट इन्होंने रोक दी हुई है और इन्होंने कहा कि हम $40 बिलियन का
जो है अपनी टी बिल्स और बॉन्ड्स को जो है वो खरीदेंगे मार्केट से। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसके लिक्विडिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर, और जब लिक्विडिटी बढ़ती है वो आपकी करेंसी के लिए दिस इज वीकनिंग चीज, ठीक है। सो ये वीकनेस रहेगी। सीजनल के ऊपर आ जाते हैं, तो सीजनल जो है वो भी बेरिश है डॉलर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीक के अंदर जो इनकी एक मेजर न्यूज आने वाली है वो सीपीआई की है थर्सडे को। सो वो थर्सडे तक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है अगर जिस दिन न्यूज कोई खास नहीं होती तो आपके सीजनल्स जो है वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे होते हैं। पिछले वीक के जो है फंडामेंटल्स वही प्ले कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉलर जो है अभी भी शायद आपका पहले 3 दिन जो है वो तो नीचे जाएगा। थर्सडे को देखेंगे कि सीपीआई का डाटा कैसा आता है, बट ओवरऑल मैं अभी थोड़ा सा इस पे बेरिश हूँ। सही है। हमारा फॉरेक्स पेयर की बात करें तो मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन को देख रहा हूँ बुलिश, बहुत अच्छे से रैली करता हुआ ये आ रहा है, और इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो मैं बता चुका हूँ अपनी कम्युनिटी में भी, पहले भी हमने डिस्कस किया कि वो 108 के हो सकते हैं, अभी 103 पॉइंट समथिंग चल रहा है। सो स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि रैली को कंटिन्यू करेगा। अगर हम इसके ट्रेड प्लान की बात करें, 4 आवर के ऊपर ये सिंपल हाई राइज एंड हाई लोज असेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। सो करंट प्राइस के ऊपर भी अगर आप बाय करते हैं तो करंट प्राइस पे फिर 103.100 का एसएल बनता है, और इसके फिर टारगेट्स रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देख लीजिएगा कि ये ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है इसको जाके टेस्ट करे। अब जब चार्ट आपके पास पहुंचेगा सैटरडे तो मंडे तक, तो देखना होगा कि प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रही है। अगर तो ये कहीं नीचे आ जाता है, करेक्शंस ले लेता है, यानी कि ये जो 100.36 से 104 तक गया है उसकी 38% की रिट्रेसमेंट पे मिल जाता है 102.8 के ऊपर, तो फिर अटेम्प्ट करनी चाहिए दोबारा से, और फिर हम यही एक्सपेक्ट करेंगे जो भी इसने हाई यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है 104.3 का, उसको जाके फिर से ये टेस्ट करें। आसान लफ्ज़ों में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 102.300, इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ बैरोमीटर। इससे ऊपर रहेगा तो हम बुलिश स्टांस रखेंगे, इससे नीचे कहीं ड्रॉप हो जाएगा तो हम थोड़ा सा इस पर बेयरिश हो जाएंगे, फिर हम वो नहीं करेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में जो भी कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम को ट्रेड करता है इसको नज़र में रखें। 102.300 से ऊपर रहता है, चाहे 15 मिनट्स ट्रेड करते हैं, 30 मिनट्स करते हैं, इवन 5 मिनट्स करते हैं, तो उसको बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे रखें, यानी कि जब भी आपको बाय सिग्नल्स मिल रहे हो उस पर अटैम्प्ट करके स्कैल्प भी कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा पेयर है गोइंग फॉरवर्ड, और अमार भी फिर इसको सेकंड करेंगे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर डिपेंडेंट ज़ाहिर मेटल्स पे भी होता है, और फिर रिस्क ऑन एसेट में भी आता है। जैसे ही रिस्क ऑन बढ़ते हैं तो आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी बाइंग नज़र आना शुरू हो जाती है। सो अमार, लग रहा है आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर एज़ कम्पेयर टू जापानीज येन बुलिश रहेगा, कंसीडरिंग कि हमारी ग्लोबल मार्केट जो है वो बुलिश है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसका नंबर्स मुझे काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो नंबर वन जो इंटरेस्ट रेट है, उन्होंने लास्ट वीक के अंदर जो इनकी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी थी उन्होंने उसको भी थोड़ा सा होल्ड किया था, और आगे गोइंग फॉरवर्ड भी इनको लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर है ये इनका लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा हाइक में रहेगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। दूसरी करेंसी जो मुझे अपने एंड पे लगती है वो यूरो है, जो कि मुझे लगता है कि वो भी काफी हद तक अपने एंड पे स्ट्रांग रहेगी। और जो डॉलर है जो वो मुझे लगता है वीकनेस में रहेगा। जैपनीज येन मेरे एंड पे जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रल स्टांस है, हो सकता है जिस तरह से आप मेंशन कर रहे हैं ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो वो टेक्निकली नीचे आ सकता है, बट टेक्निकली नीचे आने के बाद इसको दोबारा से एक जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की पावर है उसकी बेस के ऊपर इसको ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, नंबर्स के ऊपर यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये इंडोजिनस फैक्टर्स, मैंने यहाँ पे एक फाइल खोली हुई है। सो इंडोजिनस फैक्टर्स आपको बताते हैं कि आपकी जो करेंसी है वो करेंसी के अंदर कितनी पावर आ रही है, ठीक है। सो अगर लेटेस्ट नंबर्स को अगर आप यहाँ पे देखें तो मुसलसल ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर में आता जा रहा है, तो विच इज अ गुड साइन कि आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो काफी हद तक स्ट्रांग है। कैनेडियन डॉलर भी अगर आप देखें ये भी नंबर सारे इसके काफी हद तक स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे कैनेडियन डॉलर भी काफी हद तक आपके स्ट्रांग सिनेरियो में चल रहा है। फिर अगेन यूरो का जैसे मैंने आपको बताया तो यूरो के भी अगेन आपके नंबर्स यहाँ पे काफी हद तक इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। यूएसए के अगर आप यहाँ पे देखो ये -5 है, -15 है, -17, तो ये आपको पहले से ही एक आइडिया बता रहा होता है कि आपकी करेंसी जो है वो कैसे जा रही है, ठीक है। सो यही चीज हम अपने एंड पे कर रहे होते हैं कि सारी चीजों को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, इनके चार्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं हमारे पास, और इसको हम डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से करेंसी कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है। फिर उसके बाद आप टेक्निकल्स अप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं उसी तरीके से इंप्रूव भी कर रहे होते हैं। जी, हमारे ये जो भी आप डिस्कस कर रहे थे ये आप अपने फंडामेंटल कोर्स में कवर करते हैं, क्योंकि टेक्निकली तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं। जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स है ये बहुत रेयर है, सो यही कुछ आप कवर कर रहे होते हैं। इसको देखना, जी हाँ, बिल्कुल इसको अगर देख के आप बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल। अप्लाई कर रहे हो तो बड़ा बड़े अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये मेरे अपने एंड पे जो है हम तकरीबन 400 से ज़्यादा इंडिकेटर्स में हर वीक इसको अपडेट कर रहा होता हूँ। यहाँ पे अगर आप डॉलर को देखेंगे तो ये यूएसडी का डाटा, आप इन्फ्लेशन का डाटा, हाउस मार्किंग का डाटा, लेबर का डाटा, फिर इसके बाद जो है आउटपुट का डाटा, ये सारे आपके एंड पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 ग्रीन, 11 रेड है, 12 ग्रीन, 13 रेड, ये मंथली है। अगर आप देखेंगे नवंबर का है, ये अक्टूबर का है, फिर आपका सितंबर का है। तो आपका अक्टूबर नवंबर में अब देखें थोड़ा सा डॉलर जो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि थोड़ा सा बेरिश वाली साइड पे जा रहा था। तो हमें फैक्टर्स भी सारे यही पता लग रहे थे कि हमारा सिनेरियो क्या है। अगर आप यही चीज यूरोप पे आ जाएं तो यूरोप पे क्योंकि ज्यादा कंट्रीज इसमें मौजूद होते हैं, आप फ्रांस का भी डाटा होता है इसमें, जर्मनी का, इटली का, स्पेन का डाटा, ये सारा डाटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसके टोटल फैक्टर्स अगर आप यहाँ पे देखो तो 24 ग्रीन, 17 रेड। इसी वजह से आप देखो यूरो जो है काफी हद तक स्ट्रॉन्ग क्यों नजर आ रहा है। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, 2-3 वीक से भी काफी ज्यादा कह रहा हूँ कि फंडामेंटली आप देखें यूरो स्ट्रॉन्ग है। यहां पे भी अगेन आप देख सकते हो कि 16 ग्रीन, 5 रेड आपके पास चल रहे हैं, तो वो भी यूरो के लिए आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग है। और इस मंथ के अंदर भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग ही रहा है। जी बैक टू फराज। हमारा नैस 100 को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और नैस चूँकि हम बुलिश रहे, इसके ऊपर अच्छी ट्रेड रही थी। अब इस केस में यहाँ पे जो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रही है 25,800 की, अपना सर्वर देख लीजिएगा, ये वेरी करता है। 25,800, 820, 830 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होगा तो फिर हम ऑल टाइम हाइस या को जाके ये टेस्ट कर सकते हैं 26,280 को। इन केस ये नहीं होता यहाँ से करंट प्राइस से और नीचे कहीं सपोर्ट पे मिलता है 25,300, 200, तो अटैम्प्ट करना चाहिए। इसका एसएल जो है वो 25,120, 130 का बन जाएगा इस वाले लो से नीचे। सो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी या बाय अबव वाली स्ट्रैटेजी। सो एंड देन आई फॉर द टारगेट्स ऑफ ऑल टाइम हाई जो 26,280 का लगा हुआ है। ये लास्ट जो हमारी एपिसोड थी उसमें आइडेंटिफाई कर दिया था कि भाई ये अपनी बेयरिश उससे निकल आया और ये अब यहाँ पे रैली करेगा। मान ने भी पहले भी इसके ऊपर बहुत डिटेल से बताया था कि क्रिसमस सीज़न है, रैली करेंगी मार्केट्स, और मार्केट्स ने फिर परफॉर्म भी किया उसी तरीके से। सो अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर ये फर्दर रैली करता हुआ नजर आएगा। हमारे ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली नैस 100 स्टिल आपको लग रहा है बुलिश है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वैसे फेडरल रिजर्व बैंक का एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट कट की ये ज्यादा बात करेंगे और कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है कि हम इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे, जो कि इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से इन्होंने न्यूट्रल स्टांस थोड़ा सा दिया। उन्होंने, पावर ने ये कहा कि जो इंटरेस्ट रेट कट हमने जितने कर दिए हैं, हमें लग रहा है कि ये काफी हद तक बेहतर है और हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, जो टैरिफ की वजह से रुकी हुई थी। और टैरिफ अगर थोड़े से उसका इफेक्ट खत्म होगा तो हमारे जीडीपी का नंबर अच्छा आ जाएगा और हमारे टारगेट के पास होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखें न्यूट्रल टाइप सिनेरियो था और जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाया। ऑल्दो US 30 जो था वो काफी तक ऊपर चला गया था और उसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया। US 2000 जो है आपका टॉप 2000 कंपनीज, उसने भी ऑल टाइम हाई किया है। और आपका जो US 500 है उसने भी तकरीबन ऑल टाइम हाई टच किया। सो ये जो US 100 था वो सिर्फ एक कंपनी की वजह से, ओरेकल का रिजल्ट बुरा आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बुरा भी नहीं आया था, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा कम आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन रही। उसने थोड़ा सा इफेक्ट डाला आपके एनवीडिया के ऊपर। तो ये दो कंपनीज की वजह से जो था आपको इंडेक्स थोड़ा सा कम परफॉर्म करता हुआ नजर आया। बाकी जो है आप देखें, बाकी जितने भी इंडेक्स हैं उन्होंने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। जी बैक टू सही। अब फराज। गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड हम पूरा साल बुलिश ही रहे, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे रख कर हम ट्रेड करते रहे। यहाँ पे जब एग्जैक्ट टॉप लग रहा था उस टाइम आइडेंटिफाई कर दिया था कि भाई अब ये ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होने के बाद साइडवेज भी हम बताते रहे कि साइडवेज है। राइट नाउ फेड की जो अनाउंसमेंट है उसके बाद इसने अपनी रेंज को ब्रेक किया और ये फर्दर रैली करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिंपल इसका ABCD का पैटर्न है जो इसकी रैली 4,000 से 4264 एंड देन ड्रॉप हुआ 38%। परफेक्ट सी पॉइंट बनाया और उसके बाद अब ये जो है डी पॉइंट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। डी की जो प्रोजेक्शंस हैं वो इसके ऑल टाइम हाई के ब्रेक के बाद आ रही हैं 4434 की, और जो इसकी फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो ज़ाहिर है ऑल टाइम हाई 4380 के करीब का होगा। सो ये फर्दर रैली करता हुआ नज़र आ रहे हैं। स्टिल बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी में करेक्ट हो अटेम्प्ट करें। अब ये ज़ाहिर है बहुत नीचे 4170 के ऊपर जब भी रहेगा ये बुलिश ही रहेगा। सो ओवरऑल अब अगर मंडे को यहाँ कहीं आपको मिल जाता है 4300 के करीब या 4280 के करीब तो बाय करना चाहिए और फिर आए करें 4380 को और फिर उसके बाद 4430 को। हमार गोल्ड के सीजनल्स का डेटा आपके पास अपडेटेड है या गोल्ड का कोई फर्दर डेटा आपके पास COT रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं जिसमें हमें नज़र आए कि कॉन्फिडेंट बाइंग चल रही है?
अच्छा, अभी सीओटी डाटा तो इतना ज़्यादा अभी अभी अपडेट नहीं हुआ, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपडेट हो रहा है और बाय द टाइम जनवरी के मिड तक जो है उसका फाइनली जो अपडेटेड डाटा होगा। ये बेसिकली अपने एंड पे क्या कर रहे हैं कि हर जो 40 दिन 50 दिन उन्होंने डाटा नहीं रिलीज किया, तो एक-एक करके हर वीक जो है 2-2 डाटा को अपडेट कर रहे हैं, तो वो जनवरी तक जाके आई थिंक कि हम कैच अप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं जो सीजनल्स हैं, वो बड़े मजेदार हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फंडामेंटली गोल्ड जो है, ये भी आपका लास्ट 10 से लेके, यानी कि 10th ऑफ दिसंबर से लेके ऑनवर्ड्स ये काफी हद तक ऊपर जाता है। फिर उसके अलावा अगर आप सिल्वर को देखेंगे, ये भी शार्पली ऊपर जाता है। तो उसकी वजह से भी अगेन आप देख रहे हो कि गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जा भी रहे। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो डॉलर के आपकी पॉलिसीज हैं वो भी थोड़ी सी हद तक नेगेटिव हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर इस वीक पे भी आपको एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। जी, बैक टू फ्रांस। चलें, ग्रेट अमार। मेरे ख्याल में अब सलमान को इनवाइट करते हैं और क्रिप्टो के ऊपर बात करते हैं। क्रिप्टो में बहुत कुछ चल रहा है, मज़ेदार चीज़ें, लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं और फर्दर रैलीज भी नज़र हो आ रही हैं हमें बनती हुई। जी, सलमान को इनवाइट करते हैं। सलमान। जी सलमान, कैसे हो आप? और थोड़ा सा क्रिप्टो के बारे में भी ओवरव्यू दे दो। जी, थैंक यू मार भाई, फराज भाई। हम स्टार्ट करते हैं अनलॉक से और थोड़ी-सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि अनलॉक्स जो हमने हमारे प्रीवियस बुल्स एंड बेयर्स में किया था, तो उसका हमें क्या उसके अंदर रिज़ल्ट मिलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 प्रोजेक्ट्स उसमें अनलॉक्स की डिटेल में डिस्कस किए थे कि एक प्रोजेक्ट था हमारे पास कैमिनो, केएमएनओ, और इसका जो अनलॉक होना था 30th ऑफ नवंबर को होने वाला था और $13 मिलियन के अनलॉक्स आ रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट सेम डे पे जो हुआ, वो उसमें ड्रॉप जो आया था वो 9.6% का हमने ड्रॉप देखा। सिमिलरली उसके बाद हमने सुई के बारे में बात की थी। 1 दिसंबर को $85 मिलियन के उसके ऊपर अनलॉक्स आने थे, जो हमने लास्ट बुल्स में बेयर्स में डिस्कस किया था, और उसमें 13.1% का सेम डे पे जिस पे अनलॉक्स हुए हमें ड्रॉप देखने को मिला। इसके अलावा जो तीसरा प्रोजेक्ट हमारे पास था, जो हमने बताया था अनलॉक्स उसके आने वाले बड़े, वो भी 1 दिसंबर को था और वो हमारे पास उसके अंदर 13.6% का हमें ड्रॉप देखने को मिला। ये आइगन लेयर का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से हमें आइडिया थोड़ा-सा होता है कि ये जो हमारे पास अनलॉक्स होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा होती है। ये अनलॉक्स वही होते हैं जो हमारे पास अर्ली इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया होता है अर्ली स्टेजेस के अंदर। वो फिर उनको जब उनके कॉइन्स मिलते हैं लेटर स्टेजेस के अंदर, तो वो फिर उसकी ऑफलोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो करंटली अगर हम आज देखते हैं तो 12th ऑफ दिसंबर है, तो हमारे पास $19 मिलियन के आज भी अनलॉक्स आने वाले हैं, और ये हमारे पास पूरा कैलेंडर बना होता है जिसके अंदर हम सभी अनलॉक्स को देख सकते हैं। तो अगेन इसके अंदर बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। जिन लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हो, तो उसमें वो फर्दर बिल्डअप भी कर सकते हैं, पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं, और शॉर्ट के आइडियाज़ भी होते हैं ट्रेड के, और लॉन्ग के भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या चल रहा है, तो उसमें जो मेजर चंक हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास 14th ऑफ दिसंबर जो कि संडे बनेगा, वो कॉनेक्स का है $21 मिलियन के। तो आप संडे को या मंडे को आप देख सकते हैं कॉनेक्स की प्राइस एक्शन कि वो किस तरह से बिहेव उसके अंदर करता है। और इसके अलावा मंडे को हमारे पास आर्बिट्रम, बहुत एक बड़ा प्लेयर वन का हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, उसके अंदर $19 मिलियन की अगेन हमारे पास अनलॉक्स उसके अंदर आने वाले हैं। फिर बड़े अनलॉक्स क्वांटिक्स एआई के हैं, वो $31 मिलियन के हैं, और इसी तरह लेयर ज़ीरो के फिर 19th ऑफ दिसंबर, यानी कि जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, उसके अंदर $34 मिलियन के लेयर ज़ीरो के हमारे पास अनलॉक्स आ रहे हैं। तो अगर आप ये जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पिक्चर का, और अगर आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं या फिर इसमें ट्रेड आइडियाज़ बिल्डअप करना चाहते हैं, तो इन डेज़ के ऊपर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 1 आवर पे, 4 आवर पे अपनी पोजीशंस को भी उसके अंदर बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आर्बिट्रम की अगर हम बात करें, तो उसमें जो अनलॉक्स हमारे पास आने वाले हैं, वो नियरली $19 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, जो कि उसके टोटल सप्लाई का 93% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी $19 मिलियन एक वर्थ रखता है। और अभी जब मार्केट कैप प्रोजेक्ट्स के थोड़े से कम हुए हैं, तब भी इतना ज़्यादा अनलॉक्स उसमें आ रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमने देखना होता है कि मनी फ्लोज़ किस सेक्टर से किस सेक्टर के अंदर जा रहा है, और जैसे-जैसे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आना शुरू हो रहा होता है, तो फिर हम ये कोशिश करते हैं कि जो इमर्जिंग सेक्टर है, हम उसके अंदर अपनी पोज़ीशंस को, उन कॉइन्स को बिल्ड अप करना शुरू करें। तो हम करंटली देख रहे हैं कि ये नवंबर के एंड और दिसंबर के जो फर्स्ट वीक है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रेडिक्शन मार्केट्स हैं, वो हमारे पास 114% बढ़ी हैं। और इसके अलावा काफ़ी इंटीग्रेशन, कॉइन बेस की इंटीग्रेशन भी हो रही है। इसके अलावा जो CNN जो न्यूज़ चैनल है, उसके अंदर भी प्रेडिक्शन मार्केट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो हमारे पास ये जो पर्पल लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ऊपर बढ़ती हुई, ये सारी प्रेडिक्शन मार्केट्स हैं। तो अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? नेक्स्ट हमारे पास जो मनी फ्लो हमें ब्लॉकचेन के ऊपर ऑन चेन एनालिसिस जो हमने किया, उसके अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं जो ब्रिज गवर्नेंस टोकन्स हैं, वो हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके अंदर करंटली 3.15 का इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है।
और ये नेगेटिव से ज़ीरो पे जाते हैं और फिर ज़ीरो से ये बढ़ना शुरू करते हैं। तो जो ब्रिज के कॉइन्स होते हैं या टोकन्स होते हैं, वो फिर हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। हम फिर उसमें पोज़ीशंस जो अपनी बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर हम डी ब्रिज मैंने निकाला कि ये कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है और इसके अंदर हमें कैसे देखने को मिल सकती हैं हमारी पोज़ीशंस वगैरह। तो डी ब्रिज को अगर हम देखते हैं तो इसमें इसका रेवेन्यू मॉडल अगर देखते हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पर है। 2024 में ये स्टार्ट हुआ तो Q1 2024 में। ये मेनली लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा अगर आपने ऑन चेन ट्रांज़ैक्शंस करनी होती हैं बाइनेंस से इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर या इथेरियम से आपने आर्बिट्रम या किसी भी और सोलाना पे जाना है, तो ये जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के आपस में ब्रिजिंग होती है, जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ये थर्ड पार्टी मशीन्स होती हैं, आप इनको इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से आप एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं, आपका अकाउंट बैंक में होता है, लेकिन एटीएम मशीन आपको एक थर्ड पार्टी नोड देती है कि आप वहाँ से उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जिस तरह से एक्सचेंज होती है, तो उस तरह से ये ब्रिज का काम करते हैं, एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन को मिलाने का काम करते हैं। तो करंटली इनकी जो वैल्यू लॉक्ड है वो $42 मिलियन की है और आप इसको जाके अगर आपकी पोर्टफोलियो के अंदर है तो अच्छी बात है और उसमें अगर आप डीसीए करना चाहें वो कर सकते हैं, ट्रेड या आरडीएस भी इसके अंदर बिल्डअप कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम आ रहा है। और करंटली जो इनका Q3 था इस साल का, $3.5 मिलियन की अर्निंग थी और अभी तक इस क्वार्टर में 2.5 की अर्निंग होगी, जबकि क्वार्टर जो है बाकी सभी प्रोजेक्ट्स का काफ़ी नीचे जा रहा है। लेकिन क्योंकि अगेन मनी फ्लो हमने देखना होता है कि पैसा किस सेक्टर में जा रहा है। पैसा निकलता नहीं है, सेक्टर टू सेक्टर रोटेट करता रहता है, हमेशा कहते हैं। ओवरऑल थोड़ा-सा बहुत निकलता है मार्केट के अंदर, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा होता है, वो घूमता रहता है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने उस चीज़ को देखना होगा। फर्दर अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल अगर मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है, तो बड़े इन्वेस्टर्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं? तो मैंने अभी जो डाटा निकाला है और ये हमारे पास दिसंबर के फर्स्ट वीक का डाटा है, पहले 10 दिन का। तो उसमें हम देखते हैं तो हमारे पास कॉइनबेस या पैराडाइम जितने भी बड़े, इवन जो बाइनेंस है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और नियरली $2 बिलियन की कॉइनबेस ने और बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर। डिफरेंट डिफाई के प्रोजेक्ट्स उसके अंदर आते हैं हमारे पास। अब वो किन कंट्री से वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो हम अपने डाटाबेस से निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेनली जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे पास यूएई साइड से आ रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास जो एशियन साइड है, जो ईस्टर्न जो साइड है एशिया की, वहाँ से हमारे पास थोड़े से आ रहे हैं, जापान और साउथ कोरिया से। और इसमें जो मेन हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो डीफाई के आ रहे हैं और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के तो हमारे पास लेयर 1 लेयर 2 तो चलते रहते हैं। तो जो डीफाई है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, उसके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप अगेन यूएई की जुरिस्डिक्शन में जाके वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देख सकते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। अगेन मनी को फॉलो करना यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरी होता है और हम उसको देखते हैं कि कैसे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जिस पे हमारी नज़र थोड़ी-सी होनी चाहिए। अच्छा, ये अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं। इनिशियल स्टेजेस का मतलब है कि जैसे अभी तक ये लॉन्च नहीं हुए और अभी इनके सीड राउंड्स चल रहे हैं। जिस तरह से शार्क टैंक्स में होता है कि प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो अपना एक पिच पेश करते हैं और फिर इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी उस स्टेज के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए, जो आगे चल के लॉन्च होंगे। तो 10th ऑफ दिसंबर ये इनकी आईसीओज़, आईडीओज़ डेट्स हैं जो चल रही हैं और इसके साथ-साथ 15th ऑफ दिसंबर इनके ना वीक के बाद ये सीड राउंड्स चल रहे होते हैं। यूजुअली नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। तो सर्फ हमारे पास आता है, उसके लिए पेंटेरा कैपिटल और कॉइनबेस वेंचर जो मैंने बैकएंड पे चेक किया वो कर रहे हैं। तो अगेन ये थोड़ा-सा हमें कॉन्फिडेंस देता है कि अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े जो हेज फंड्स हैं वो अगर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छी खासी अमाउंट्स कर रहे हैं, यानी कि $15 मिलियन की या $22 मिलियन की, तो ये थोड़ा-सा हमें एक एज देते हैं कि इन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बैकएंड पे आर-एन-डी की होगी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इनकी टीम का इनको पता होगा और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ही इतना पैसा इनके अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट अगेन ये अगर आप इन इनिशियल स्टेजेस पर एंटर हो जाते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगेन इसमें रिस्क भी आपका ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आप अर्ली स्टेजेस पर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्लोज़ की बेसिस पर जो हमारे पास 2 ट्रेड आइडियाज़ बन रहे हैं, वो हमारे पास MYX और गन USDT आता है। ये फ़राज़ भाई से हम हेल्प लेते हैं कि हमारे पास टेक्निकली इसमें क्या-क्या पोज़ीशंस हम बिल्ड अप कर सकते हैं। जी फ़राज़ भाई। जी सलमान, मेरी स्क्रीन शेयर है। जी। अच्छा, ये MYX ये तो बहुत सिंपल सा आपका ट्रेड प्लान बनता है। ये काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस ले रहा है जो तकरीबन 3.1 से लेके 3.13 तक की है। पूरा एक रेजिस्टेंस जोन डिफाइन किया है, इसमें से ब्रेक नहीं हो रहा। सो जैसे ही ये ब्रेक होता है इसका ये मतलब है कि ये रैली को कंटिन्यू करेगा। सो कंडीशनल बाइंग है, बाय अबव 3.2,
यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई करें इसको और फिर आई करें। जो इसकी दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे डिफाइन हुई हुई है, ये रेंज जो तकरीबन 3.4 से लेके 3.49 तक की है, ये टारगेट्स रखे जा सकते हैं। तो इस पर आए नज़र रखनी चाहिए और यहाँ पे जब भी ये ब्रेक करे इसको बाय करें। एसएल जो है इसका 2.95 का बन जाएगा और फिर ये इजीली ऊपर जा सकता है। इसके बाद जो अगली पिक है वो गन यूएसडीटी। इसमें भी अच्छा पैटर्न बना हुआ है, एक बहुत अच्छी रैली करता हुआ गया 0.012 से लेके 0.015 राइट नाउ जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने बाय वन लेवल को टेस्ट करके बाउंस कर रहा है, जो कि रिट्रेसमेंट है 0.382 38% की। सो यहाँ पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब जब आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो हो सकता है ये कहीं नीचे भी अगर कहीं ट्रेड कर रहा हो तो हम दोबारा से इसको बाय कर सकते हैं। ये जो इसने हाई डिफाइन किया है ज़ाहिर है एक दफ़ा ये फिर से जाके टेस्ट होगा या उसके करीब करीब ज़रूर जाएगा। सो हम ये 0.0149 के इसके टारगेट्स रखे जा सकते हैं। राइट नाउ ये एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये पॉइंट बाई 2 पर भी कहीं मिलता है आपको बाद में तो इधर भी अटेम्प्ट करके 0.0149 को टारगेट्स सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में हम 0.786 से नीचे रखेंगे जो कि 0.01311 बनता है। ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड में हाई राइज एंड हाई लोज बनाता हुआ आ रहा है। काफ़ी वॉलेटिलिटी है इसमें, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं इसके ऊपर। सो अगेन ट्रेंड में चल रहा है तो हम यही करेंगे कि इन टारगेट्स को जाके टेस्ट करें। अच्छा, इसके अलावा हम BTC को डिस्कस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे आके सस्टेन करेगा या कुछ अर्सा ट्रेड करके कंसोलिडेट होगा, एक कहीं नीचे नया लोअर लो बनाए, डाइवर्जेंस क्रिएट हो और फिर यहाँ से बाउंस आता हुआ ऊपर तक नज़र आए जैसे इसने इस जगह पे किया था। यहाँ से इसने लोअर लो से लोअर हाई पे बाउंस किया, कुछ अर्सा यहाँ पे ट्रेड होता रहा रेजिस्टेंस के तौर पे एंड देन एक जो लास्ट ड्रॉप थी उसके बाद से दोबारा रैली करता रहा। सो वो टाइम तकरीबन पूरा हो गया। यहाँ पे देखिएगा जो तकरीबन जितने सेशंस इधर से बाउंस होने में लगाते हैं यहाँ पे भी हो गए। सो अब यहाँ से बाय ऑन डिप वाला स्टांस कि यहाँ से अब आपको जब भी नीचे मिले अटेम्प्ट करें। सो मेरे ख्याल में बाय 187 पे कहीं आता है, यहाँ पे अटेम्प्ट करें, फिर 83 पे करें। अगर ये नीचे नया इस लो नहीं लगाता और इस डाइवर्जेंस को इस लोअर लो को नहीं ब्रेक करता तो हो सकता है कहीं डबल बॉटम या थोड़ा सा स्लाइटली इससे ऊपर रह के यहाँ पे दोबारा से फिर बढ़ना शुरू हो जाए। सो मेरे ख्याल में बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर जब भी नीचे आए करेक्ट हो बाय करें और आए करेंगे ये $100,000 जो इसकी रेजिस्टेंस है उसको जाके टेस्ट करें और फिर उसके बाद 107 को जाके टेस्ट करें। इथेरियम में भी ऐसे ही कुछ चल रहा है और इथेरियम भी हम आए कर रहे थे कि बहुत नीचे जो इसकी प्रोजेक्शंस आ रही थी हेड एंड शोल्डर की, बहुत नीचे जाना चाहिए। स्टिल इसने अपना जो लोअर हाई है प्रीवियस उसको ब्रेक नहीं किया। सो ये पोटेंशियल लोअर हाई अभी यहाँ पे इसने डिफ़ाइन किया है। इस केस में भी हम यही करेंगे कि अगर इन लेवल्स के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये ट्रेंड करना शुरू हो गया है। तो इसका ये मतलब है कि यही जो 3100 से लेके 3000 तक का रीजन यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं वो 2850 का रखा जा सकता है। यानी $3000 पे लें, 2850 का स्टॉप लॉस रखें और फिर आए करें कि ये 3550 या 3600 को जाके टेस्ट करें। जो लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अगेन उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस इंतज़ार करें। कहीं ना कहीं नीचे मिलेगा, लेट्स से यहाँ कहीं पे मिल जाए 2500 या 26 पे तो बहुत अच्छी आइडियल बाइंग हो सकती है। सो फिलहाल इथेरियम पे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसका ट्रेड प्लान मैंने बता दिया, लेकिन अभी डेली के ऊपर इसको स्टिल थोड़ा सा टाइम है। सो ये था पूरा ओवरऑल, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। PSX को भी देख लिया, उसकी टॉपिक्स भी देख ली, ग्लोबल मार्केट्स को भी डिस्कस कर लिया, फॉरेक्स की करेंसीज़ को भी डिस्कस कर लिया, क्रिप्टो को भी बहुत अच्छी डिटेल से डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल में अब रैप करते हैं हमारा। परफेक्ट हो गया। चलें, अगर आप लोगों को ये पूरा सेशन हमारा अच्छा लगा है तो आपने लाजमी हमें नीचे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि एक तो 2026 का आउटलुक ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़बरदस्त है। अर्निंग्स जो है वो कंपनीज इंक्रीज कर रही हैं। लाजमी अपने फैमिली फ्रेंड्स को कहें कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें खुद से ही इसको इन्वेस्ट भी करेंगे तो एक क्या होता है कि आप पैसा तो आपका बन रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो फिर IPOs की तरफ भी आती हैं
कि हम बैंक से पैसे लेने के बजाय आईपीओ के उधर पैसे रेज करें। जब आईपीओ होंगे तो मुल्क के अंदर थोड़ी सी तरक्की आती है, लोग कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनीज पैसा लगाती हैं प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन से और पैसे बनते हैं और फिर सैलरीज जो एम्प्लॉयमेंट है और जनरेट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मद्देनजर रख के यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनी इन पाकिस्तान मार्केट एज वेल। चलें, और दूसरी अगेन जो मेरी ट्रेनिंग है वो 15th विल बी द लास्ट डे। थोड़ी सी सीट्स रह गई हैं, तो इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, समा की तरफ से और समा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।